विदेश में पढ़ाई और एक सफल व्यवसायी होने के बाद आपने राजनीति की राह 2016 से 2018 तक मैं अपने पिताजी के पास 2-2.5 साल बहुत ज़ोरों शोरों से मैं यहाँ पर बीता करता था। रीवा, सतना और सिंगरौली, रीवा संभाग के ज़िलों में, क्योंकि हमारे ज़्यादा रोड और बिल्डिंग के काम यहीं हुए। हमारे विधायक जी को बहुत आदर्श से देखा गया है। 2018 में मुझे उनको विधानसभा के चुनाव में उनके साथ रहने का मौका मिला, तो वो एक बहुत अच्छा है। 2018 के बाद जब मैंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जगा। उसके बाद से 2022 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए सीखने को यहाँ पर बहुत कुछ है। मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे को मेरे इमीडिएट परिवार को रीवा की तरफ से बहुत कुछ मिला। अब तक आपने कौन मेरा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का जो बैकग्राउंड है वो मैं 2006 से 2010 में मैंने सिविल 2010 में हमारे यहाँ इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। मेरी दिल्ली में इंटर्नशिप थी, कॉलेज के थ्रू लगी थी। तो 2010 में मैं जब वहाँ काम कर रहा था, तो जो वहाँ की कंपनी थी उसने 2010 से लेकर 2013 की कंपनी थी, उसमें दिल्ली में हाईवे विंग में था, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंपनी। 2013 में क्योंकि मैं साथ ही साथ अपने नौकरी के साथ पढ़ाई भी करता था, तो मैंने GMAT का एग्ज़ाम दिया था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सरकारी मुझे फुल टाइम स्कॉलरशिप पे एक ऑफ़र दिया था, जिसमें मुझे ग्रेजुएट असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट में मैंने अपने जॉब छोड़ के मैं बॉस्टन चला गया था। मैंने वहाँ पर 2 डिग्री प्राप्त की। पहली मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मैंने 2016 में मैंने अपना MBA जो है वो ऑक्सफोर्ड के साइथ बिजनेस स्कूल से। उसके बाद मैं इंडिया आ गया अपने पिताजी की कंपनी में काम करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल संदेश अनुज प्रताप सिंह के साथ। आज हमारे बीच हैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह। सर, तत्काल संदेश में आपका स्वागत है। अब तक आपने कौन सी शिक्षाएं ली, इसके बारे में आप आज तक का सफ़र बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी, और तत्काल एक्सप्रेस के सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई का जो बैकग्राउंड है वो मैं 2006 से 2010 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है RV कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर से। क्योंकि 2010 में हमारे यहाँ इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। मेरी दिल्ली में इंटर्नशिप थी, कॉलेज के थ्रू लगी थी। तो 2010 में मैं जब वहाँ काम कर रहा था, तो जो वहाँ की कंपनी थी उसने मुझे अब्जॉर्ब कर लिया था। तो 2010 से लेकर 2013 तक मैं एक ICT करके कंपनी थी, उसमें दिल्ली में मैंने काम किया। मैं उनके हाईवे विंग में था, जो कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कंसल्टिंग कंपनी थी। 2013 में क्योंकि मैं साथ ही साथ अपने नौकरी के साथ पढ़ाई भी करता था, तो मैंने GMAT का एग्ज़ाम दिया था और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक सरकारी यूनिवर्सिटी, वहाँ की जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन, उसने मुझे फुल टाइम स्कॉलरशिप पे एक ऑफ़र दिया था, जिसमें मुझे ग्रेजुएट असिस्टेंट और टीचिंग असिस्टेंट का जॉब मिला था। और उसके कारण मेरी पूरी की पूरी स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दी गई थी। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मुझे लगा अच्छा एक मौका है पढ़ाई करने का। तो 2013 में मैंने अपने जॉब छोड़ के मैं बॉस्टन चला गया था। मैंने वहाँ पर 2 डिग्री प्राप्त की। पहली मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो मैंने 2015 में कंप्लीट किया, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी का जो अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी थी उसका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप था एज ए एक्सचेंज स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए। तो मुझे मौका मिला, मैंने अप्लाई किया और मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ गया था। तो 2016 में मैंने अपना MBA जो है वो ऑक्सफोर्ड के साइथ बिजनेस स्कूल से कंप्लीट किया और उसके बाद मैं इंडिया आ गया अपने पिताजी की कंपनी में काम करने के लिए। विदेश में पढ़ाई और एक सफल व्यवसायी होने के बाद आपने राजनीति की ही राह क्यों पकड़ी? 2016 से 2018 तक मैं अपने पिताजी के पास 2-2.5 साल बहुत ज़ोरों शोरों से काम किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मूलतः रीवा से हैं। तो हम लोग को अक्सर विंध्य प्रदेश के काफ़ी सारे हमारे पास कंपनी के पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे। तो मेरा अक्सर भोपाल और जबलपुर रहने के अलावा मेरा अक्सर ज़्यादा समय
यहाँ पर बीता करता था, रीवा, सतना और सिंगरौली, रीवा संभाग के ज़िलों में, क्योंकि हमारे ज़्यादा रोड और बिल्डिंग के काम यहीं हुआ करते थे। तो हमेशा से मेरा परिवार जो है उसमें हमारे विधायक जी को बहुत आदर्श से देखा गया है, हम उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। तो हम लोग सब लोग बचपन में उनको देखा करते थे। 2018 में मुझे उनको विधानसभा के चुनाव में उनके साथ रहने का मौका मिला, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरी बचपन से पढ़ाई कभी रीवा में हुई नहीं, हमेशा मैं बाहर रहा, अलग अलग ज़िलों में रहा। तो मुझे पहली बार रीवा अच्छे से देखने को मिला 2018 के बाद, जब मैंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मेरा इंटरेस्ट जगा। उसके बाद से 2022 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए सीखने को यहाँ पर बहुत कुछ है। मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे को मेरे इमीडिएट परिवार को रीवा की तरफ से बहुत कुछ मिला है, बहुत मिला है। तो अब मुझे पर्सनली लगता है कि अब समय है कि जो मैंने पर्सनली सीखा है, बाकी दुनिया में पढ़ाई की है, जो बाकी एक्सपीरियंस लिए हैं, मुझे लगता है कि जो उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस हैं उसको मेरे को, अपने लोगों को, अपने ज़िला को जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, उनको मुझे वापस अपनी सर्विस देनी चाहिए, ताकि हम एज अ ज़िला और अच्छे से आगे बढ़ सकें और आगे आ सकें, मध्य प्रदेश का नाम, रीवा का नाम। राजनीति में आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? राजनीति में मुझे लगता है मेरे बहुत सारे आदर्श हैं। मुझे नितिन गडकरी जी एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं। मुझे हमेशा उनकी जर्नी बहुत अच्छी लगती है। कई पुराने लीडर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप लोकल लीडर्स में बात करें तो मैं हमारे गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी से हमेशा बहुत इंस्पायर्ड रहता हूं। मैं उनसे बहुत सारी चीज़ें डे टू डे बेसिस में सीखता हूं। मुझे लगता है राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे जो रीवा के विधायक हैं, उन्होंने रीवा शहर के लिए बहुत अच्छा किया है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 20 साल में आप हम सब ने देखा है कि कितना रीवा में डेवलपमेंट हुआ है। तो मैं हमेशा मानता हूं कि एक पढ़े लिखे नेता ही सल्यूशन है चीज़ों को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन और जो एक पॉलिटिक्स है, ये दोनों चीज़ दो सिक्के के दो पहलू हैं, जो मुझे लगता है। क्षेत्रीय राजनीति में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह को आप किस प्रकार देखते हैं? क्षेत्रीय राजनीति में मैं हमेशा ये मानता हूँ, जो मैं उनकी हमेशा उनके साथ कहानियाँ सुनता हूँ, मुझे जहाँ तक पता है वो 1972 से रीवा की पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। 1972 से अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है करीबन 50 साल का उनका 50+ ईयर्स का उनका करियर रह चुका है। तो मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि उन्होंने सुख में दुख में सब में लोगों के साथ वो खड़े रहे हैं। मुझे लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, और मुझे लगता है कि ना सिर्फ मैं और मेरे साथ वाले बल्कि पूरा रीवा इस बात का लोहा मानता है कि वो हमारे रीवा संभाग और रीवा ज़िले के एक बहुत बड़े और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। आप अपने राजनीतिक यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुनी? देखिए, हम लोग का पैदाइश जो है वो 80s की है, तो हमने उस समय का भी रीवा और मध्य प्रदेश देखा है जब यहाँ पर कांग्रेस का राज हुआ करता था। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हम लोग बहुत एज अ स्टेट हम लोग बहुत पीछे थे। चाहे आप शिवराज सिंह चौहान जी का, हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी का अगर आप इंटरव्यू सुने, तो जो 2003 के पहले की जो स्थिति थी, चाहे हमारा ग्रोथ देख लीजिए, चाहे आप हमारी जीडीपी देख लीजिए, चाहे आप हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, चाहे आप हमारा बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, बेसिक जो नेसेसिटीज़ थी, चाहे वो रोड हो गया, चाहे वो मकान हो गए, चाहे वो बेसिक फैसिलिटीज़ उस समय में नहीं हुआ करती थी। उस समय हमको कहीं से रीवा से भोपाल या रीवा से जबलपुर जाने में 5-5, 6-6 घंटे लगा करते थे। मुझे ऐसा लगता है 2003 के बाद जब मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उसके बाद से अगर आप देखें तो बहुत बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देख लीजिए, बेसिक जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। हम आज के डेट में इंडिया का पंजाब जाना जाते हैं, हम सबसे ज़्यादा वीट ग्रो करते हैं, हमारा राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया है, पूरी की पूरी कनाल्स यहाँ पर आ गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले
रीवा संभाग में बिल्कुल भी फोकस नहीं हुआ करता था। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे जो कि बहुत पीछे थे। 2003 के बाद से आज अप्रॉक्सीमेटली 20 साल हो गए हैं, 1.5 साल अगर आप हटा दें, 18 महीने उसमें हटा दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एज अ स्टेट बहुत डेवलप हुए हैं। हम लोग पहले जब कर्नाटका जाते थे तो ऐसा लगता था कि कितना अच्छा स्टेट है, ऐसा लगता था कि कितना बायस्ड है उस ज़माने में, वहाँ डेवलपमेंट हो गया और हमारे यहाँ नहीं हुए। स्टेट हाईवेज़ वहाँ 4 लेन हुआ करते थे, तो ऐसा लगता था कि नहीं बहुत पीछे है। बट आज के डेट में मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिलता हूँ जो साउथ से आते हैं और वो इस बात का लोहा मानते हैं कि हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक पायलट के साथ बैठा हुआ था जो कि दिल्ली से थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि वो पहले भी आते रहते थे, पायलट थे, तो उन्होंने बताया कि वो तो एक न्यूट्रल स्टेट के हैं, तो उन्होंने बताया कि कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है, आपकी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं, एमएलए हैं, और जो बाकी के जो सपोर्टर्स हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। चाहे आप हमारे सीएम साहब को देख लीजिए, चाहे आप हमारे विधायक जी को, मेरे गुड़ विधायक जी को देख लीजिए, चाहे आप हमारे रीवा विधायक जी को देख लीजिए, चाहे आप सारे के सारे विधायकों को देख लीजिए, बहुत मेहनत करते हैं और अपना हर एक मिनट, हर एक सेकंड इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सोचते रहते हैं। कि आपकी सोच मध्य प्रदेश और बिंदु को लेकर क्या है? देखिए, अभी तो मेरी सोच, पहले तो मैं शुरुआत करूँगा कि मेरी रीवा को लेके जो मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में, जो मैं शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, जब से मैं आया हूँ, तो जो 2-3 चीज़ें जिन पे मैं फोकस करना चाहता हूँ, वो है पहला शिक्षा, दूसरा मेडिकल। मैं शिक्षा में भी बहुत पर्टिकुलर हूँ। मैं अपने मुझे पता है कि मुझे कैसे उसमें चलना है। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में मैं आज के भी डेट में जब स्कूल्स में जाता हूँ, जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मोटिवेशन थोड़ा सा कम है। कई आप भी देखते होंगे, कई यहाँ पर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उसमें अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग जब यूएस में पढ़ा करते थे, तो क्योंकि मैं भी एक सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ और मैं जब पढ़ाई करता था तभी मेरी जॉब लग गई थी, तो मेरा ये मानना है कि सरकारी स्कूलों में बहुत पोटेंशियल है। अगर उसमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जैसे एक थोड़ी सी मॉनिटरिंग को, उसमें टेक्नोलॉजी को मदद लेके उसकी मॉनिटरिंग की जाए, टेक्नोलॉजी को लेके एजुकेशन के लेवल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे ना ही सिर्फ आप अभी भी जाएंगे तो हर जगह ब्लैक बोर्ड्स लगे हुए हैं। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं हमारे इंडिया ही में, उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स ने स्मार्ट कर दिया अपनी क्लासेस को। हमने भी मैं जब से जिला पंचायत बना, मैं हमेशा उस चीज़ के पीछे लगा रहता था। मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट रश्मि अरुण शमी मैडम के पास भी गया इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने इस बात का बोला कि नहीं, आपका ये अच्छा इनिशिएटिव है, आगे लीजिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया। अभी कुछ दिन पहले ही हमने गुड़ विधानसभा और रीवा में पहला स्मार्ट क्लास और स्मार्ट लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन शुरू किया है। अभी यहाँ हमारी एक पंचायत है शिवपुरवा 603 में, अभी हम लोग उसके इनाग्रेशन में भी गए थे। तो मेरा ये मानना है कि एक तो मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके पढ़ाई के स्तर को अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे टीचर्स जो हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि अगर वो पढ़ाने अच्छे से लग जाएँ तो ये सारे के सारे प्राइवेट स्कूल में भी लोड कम हो जाएगा और हमारे बच्चे हैं वो पढ़ने लगेंगे। दूसरा मेरा एक मानना है कि हमको एनर्जी इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। हमारे यहाँ 365 दिन आप सब जानते हैं कि सूरज रहता है, तो मैं किसी न किसी मॉडल के थ्रू, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम CSR बोलते हैं, क्योंकि आज के डेट में हमारे पास IOCL, BPCL, कोल इंडिया, बहुत सारी ऐसी बड़ी PSU हैं जो कि बहुत CSR की फंडिंग करती हैं। तो मुझे पता है कि उनकी मदद से हम कहीं ना कहीं, और ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, कुछ समय में हम लोग अपना मेरा एक सपना है कि मैं हर एक स्कूल में सोलर लगा दूं। उतनी पावर हम जनरेट कर लें जितनी हमको रिक्वायरमेंट है, चाहे पंखा चलाने के लिए, चाहे टीवी चलाने के लिए, चाहे पंप्स चलाने के लिए, ताकि हमारे बाथरूमों में पानी पहुँचा कि बाथरूम साफ़ रहने लग जाए। तो मेरा मानना है कि अगर हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो गए, बिजली के हम खुद अपनी पैदा कर लिए, क्योंकि सुबह 5 से लेकर शाम को 5 बजे तक सूरज रहता है, क्लास इतनी देर नहीं चलती। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपनी रूफ दे के एनर्जी प्रोड्यूस कर लिए तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी।
और उससे मुझे पूरा भरोसा है कि टेक्नोलॉजी और इस सोलर को अगर हमने मर्ज कर लिया तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है 5 से 10 साल में हमारा एजुकेशन का जो स्तर है रीवा ज़िले का, मैं सिर्फ और सिर्फ रीवा ज़िले की बात कर रहा हूँ, वो ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा। जो 3 बड़े मुद्दे हैं, जैसे कि हो गया जल जीवन मिशन, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, इनमें आप किस तरह से फोकस करना चाहेंगे? मैं क्योंकि मेरा कुल विधानसभा क्षेत्र ज़्यादा घुमा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा उसकी समझ और अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ। सबसे पहले जो आपने बोला जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जल जीवन मिशन के जितने भी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उसमें मुझे उसमें बहुत समझ है, क्योंकि मैंने ऐसे पहले काम भी कराए हुए हैं, पानी के काम कराए हुए हैं, ड्रेन्स के काम कराए हुए हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये पूरा भरोसा है कि आज के डेट में जो आप सुनते हैं जल जीवन मिशन में जो कि हर गांव में प्रॉब्लम आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू जब होती है, चाहे आप जब रीवा में जब पहली बार पानी आया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि सबसे पहली बारी में सब कुछ 100% अच्छा हो गया होगा। शुरुआत जब होती है तो हमेशा 60-70% कुछ हर एक गांव की कुछ अलग अलग टोपोग्राफी है, कहीं पहाड़ है तो कहीं उतार है। तो मेरा ये मानना है कि जब पहले चीज़ आती है तो उसमें ज़रूर 60-70% उसकी एफिशिएंसी रहती है, उसमें जो काम होता है वो 60-70% होता है। लेकिन समय के साथ मेरा पूरा भरोसा है कि जल जीवन मिशन जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, तो मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, चाहे जल जीवन मिशन हो जाए, चाहे रोड जो कि कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, गुड़ विधानसभा क्षेत्र में मेरे को उसका बहुत अच्छा नॉलेज है। मुझे उसमें पता है कि कौन सा काम सही हो रहा है, कौन सा काम गलत हो रहा है। तो मुझे हमेशा लगता है कि एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मेरा हमेशा एक अपर हैंड रहता है जितने भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट के जो काम हो रहे हैं, और उनमें जो कमी पाई जाएगी उसमें मुझे पकड़ने में और उसमें मुझे समझने में ज़रूर आसानी होगी। आज के भी डेट में अगर आप देखेंगे तो मैं हमेशा, चाहे वो जनार्दन मिश्रा, माननीय सांसद जी जनार्दन मिश्रा की दिशा मीटिंग में भी मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अधिकारी लोग कैसे भी करके मेरे क्षेत्र में और रीवा में जितनी भी डामर की रोडें हैं जो पीछे रहती थी उनमें जल्दी से जल्दी काम कराया जाए। मैं उनसे खुद पूछता था कि रिफाइनरी से कब बिटुमिन निकल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ काम किया हुआ हूँ। तो उससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ता है जब अधिकारी और डिपार्टमेंट जानता है कि मैं भी टेक्निकल हूँ, मैं भी वो सारी चीज़ें समझता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उनको गुमराह कराने में मैं गुमराह नहीं हूँगा। मैं इसी फील्ड का आदमी हूँ। तो रही बात क्वालिटी की और समय की, तो मैं इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा इंजीनियर रहूँगा जो कि इस चीज़ की अच्छी पकड़ रखता है। दूसरा जो आपका सवाल था बेरोजगारी, वो बेरोजगारी को लेके था। तो मैं इस बात के लिए बड़ा खुश हूँ और मुझे लगता है हम रीवा के सब लोग बहुत लकी हैं कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र में ही एक इंडस्ट्रियल पार्क, औद्योगिक केंद्र बना है। औद्योगिक केंद्र में मैं जब आया था तब मैं वहाँ पर विज़िट किया था, तो मैंने वहाँ देखा था कि वहाँ पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर पानी नहीं था। हमारे यहाँ इतना बड़ा, वहाँ बड़े अच्छे प्लॉट्स काटे गए हैं, वहाँ बड़ी अच्छी रोड बनाई गई है, वहाँ पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, ड्रेन बनी है, पानी नहीं था। तो फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेके, कलेक्टर को मनोज पुष्प जी थे, मैंने अपने इस तरफ से रिक्वेस्ट किया, विधायक जी ने उनसे ये बात बोली, तो हम लोग उनको लेके गए और वहाँ पर कनाल से, जो मेन कनाल है जिसमें हमेशा पानी रहता है, वहाँ पर से एक प्रोजेक्ट को बनाया। मैं खुद भी गया था WRD के इंजीनियर्स के साथ, और वहाँ से अब मैं ये बड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि 18 करोड़ रुपए का जो मेन कनाल है वहाँ से लेके एक पूरी की पूरी पाइपलाइन का सैंक्शन हो गया है, और कुछ ही समय में उसका टेंडर भी खुल जाएगा। एक बार टेंडर खुला था तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ पाए थे, अब टेंडर खुल जाएगा तो वो वाला काम भी चालू हो जाएगा। तो जो पानी और बिजली की जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो गई। वहाँ पर करीबन 134 से ज़्यादा प्लॉट्स हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आएंगी, क्योंकि हमारे पास यूपी का इतना बड़ा मार्केट है। तो मुझे इस बात पे बहुत भरोसा है कि जब वहाँ कंपनियाँ आ जाएंगी तो उन कंपनियों को अकाउंटेंट्स चाहिए होंगे, उन कंपनियों को सुपरवाइजर्स चाहिए होंगे, उन कंपनियों में n नंबर बहुत सारी ऐसी जॉब्स होंगी जो कि हमारे लोकल लोगों को
मिलेगी। मैं हमेशा इस बात के लिए बहुत प्रयास करता रहता हूँ और इस बात पे बहुत मानता हूँ कि लोकल लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ मिलनी चाहिए, और मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि वहाँ के लोग हमारे लोकल लोगों को नौकरी दें। मैं उतना स्किल सेट यहाँ पर ITI और बाकी सरकारी कॉलेजेस के थ्रू उस स्किल सेट को हमारे रीवा के लोगों को, हमारे रीवा के युवाओं को वो हम सिखाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10 महीना ग्लोबल स्किल पार्क्स में सिखा सकते हैं। हम उनको सबसे पहले काबिल बनाएंगे और फिर हम ये मेक श्योर करेंगे कि वो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ जो आ रही हैं रीवा में, ना सिर्फ औद्योगिक केंद्र में बल्कि पूरे रीवा ज़िले में, उनमें मैक्सिमम जो लोग लिए जाएं वो रीवा के लिए जाएं और अपने अपने पास की विधानसभाओं के लिए जाएं, ताकि वो वहाँ पर अपने घर में रह के काम कर सकें। और जब स्किल्ड होंगे तो क्यों नहीं काम करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि अभी तो आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट अपने बुधवार में बना है ना, तो लोकल लोगों को 1% भी जॉब नहीं मिली, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो सोलर का जो यहाँ पर काम हुआ है जिससे बिजली दिल्ली जाती है, उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा काम जो है मैकेनिकल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सोफिस्टिकेटेड पैनल्स लगे हुए हैं जिनमें आप थोड़ा सा भी प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाते हैं। तो जो काम है वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड है, उसमें ह्यूमन की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अभी हम लोग गोविंदगढ़ का जो तालाब है उसके लिए लगे हुए हैं कि कलेक्टर को हम लोग लेके गए थे, कलेक्टर मैडम को लेके गए थे, मनोज पुष्प साहब गए थे, CEO जिला पंचायत सौरभ सोनवाने जी उस दिन मेरे साथ ही गए थे। तो हम लोग उस एरिया को डेवलप करने में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके वो एक टूरिस्ट स्पॉट, जब हम लोग छोटे में आते थे तो कहीं जाने के लिए नहीं होता था, इतनी अच्छी इतनी बड़ी वाटर बॉडी है। हम लोग का उसमें ये एम है कि हम लोग वहाँ पर जो आम के पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चलने के लिए बना दें। जैसा आपने भोपाल में देखा होगा, वहाँ पर जैसे ही आपने चलने के लिए वहाँ पर आप बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली व्यवसाय बिजनेस आने लग जाता है। कोई आइसक्रीम पार्लर खोल देता है, कोई रेस्टोरेंट्स खोल देता है, खाने की जगह खोल देता है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दुकानें खुल जाती हैं जिसमें फिर आपको अकाउंटेंट्स लगते हैं, आपको वहाँ पर लड़के काम करने वाले लगते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ये लोकली लोग होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। हमारा दूसरा उसी गोविंदगढ़ तालाब में हमारा ये है कि वहाँ पर जो एक टापू है, हम उस टापू को कैसे भी करके मध्य प्रदेश टूरिज़्म करके उसमें एक छोटा सा होटल रिजॉर्ट टाइप बना दे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है मुकुंदपुर से। तो वो एक टूरिस्ट हब बन के आगे आ सकता है। जिनको वाइट टाइगर देखना है हमारे जो स्टेट में रीवा में जो पाया जाता है, जो वापस राजेंद्र शुक्ला जी ने लेके आए, माननीय पूर्व मंत्री जी ने, तो ये सारी जो सोच है हम लोग पिछली बार हमारे आपने देखा होगा कलेक्टर साहब का एक बड़ी अच्छी सोच थी कि वहाँ एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाए, एक ऐसा खाने की जगह बनाई जाए जो कि पानी में हमेशा हो। तो ये थोड़ा सा यूनिकनेस लाता है, अलग कोई रीवा में आया हो आप बोलेंगे चलिए आपको पानी में खाना खिलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे लोगों में, युवाओं में रोज़गार बढ़े और हम लोग इसमें प्रयासरत हैं। हमने इसकी फ़ाइल भी आगे भेजी हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार अगली बार जब हमारे विधानसभा में जब हम बनाते हैं तो ये सारी योजनाओं को हम लोग इम्प्लीमेंट करने में सक्सेसफुल रहेंगे। हम ये बिज़नेस को लेके आएंगे। स्वास्थ्य के लिए क्या प्रयास रहेगा? मैं कई बार देखता हूँ कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं रायपुर, कचरियान, गुड़ और गोविंदगढ़ में, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वहाँ पर जो स्टाफ का जो डिप्लॉयमेंट है, मैंने भी कई बार बात की है, ये जो होता है ये एक प्राइवेट एजेंसी को कई बार दे दिया जाता है। जो वार्ड बॉय का काम होता है, साफ़ सफाई का जो काम होता है, वो प्राइवेट एजेंसीज़ को दे दिया जाता है। वो लोग कई बार मैंने देखा है कि बहुत लापरवाही करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे से उसको सुपरवाइज़ किया गया, अच्छे से उसको टाइटली उसको अच्छे से देखा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो थोड़ी बहुत अभी कमियां हैं वो भी अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। फिर मेरा उसमें बोलना है कि हमको टेक्नोलॉजी की मदद लेनी चाहिए। संजय गांधी में अगर आपने देखा होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि पहले और आज के डेट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। पहले और आज के लिए लेवल में वहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है। यदि भाजपा ने आपको गुड़ विधानसभा से मौका दिया तो जनता के समक्ष आप कौन सा संकल्प लेकर जाना चाहेंगे? देखिए, अगर सबसे पहले तो मैं बहुत इस चीज़ में अभी बहुत समय है
आने वाले समय में अभी चुनाव में समय है, तो मैं पहले से जब मैं जिला पंचायत लड़ा था तो मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 एम है। पहला, विधानसभा क्षेत्र की पढ़ाई को बहुत अच्छा करना। दूसरा, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो मेडिकल से जुड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो सोशल कॉजेज़ से जो कि हमारे स्व सहायता समूह हो जाएं, या हमारे जितने भी ये इंडिपेंडेंट जो हमारे लोग हैं, मेरा ये मानना है कि हमारी 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो मैं बीच में कुछ दिनों पहले मेरी TVS वालों से, जो TVS मोटरसाइकिल बनाते हैं, या हीरो होंडा वालों से, और जो बड़ी गाड़ियां बनाते हैं, मेरी उनसे एक बीच में डिस्कशन भी चल रहा था कि हम लोग कैसे करके जो गांव में, जो हमारी पंचायतों में जो लड़के हैं, उनको कैसे करके स्किल उनको सिखाई जाए। चाहे TVS वाले अगर उनके लिए कोई एक वर्कशॉप रख लें जहाँ पर वो इंजन बांधना सिखा दें, क्योंकि बहुत सारे हाईवे आज के डेट में बन गए हैं, कई बार मोटरसाइकिल आती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो ये क्या होगा, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा। एक लड़का यहाँ पर से बांधना, अगर इंजन बांधना सीख जाएगा, अगर रेडिएटर में काम करना सीख जाएगा, हम यहाँ पर उसको TVS से और हीरो होंडा के साथ रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग करा देंगे, तो उससे क्या होगा कि गांव के लोग गांव में रह के भी बहुत सारी ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यवसाय, एक छोटी सी दुकान खोल के ये सारी चीज़ों में भी पैसा कमा सकेंगे। जैसे आप जान रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ा जल जीवन मिशन, नल जल हर घर पानी पहुंचाने की एक बहुत बड़ी योजना चल रही है, जो कि मुझे इस बात को बताने में बड़ी खुशी होती है कि हमारे पास रीवा ज़िले में करीबन 1600-1700 करोड़ का टेंडर हुआ है। गुड़ में ही करीबन दिलीप बिल्डकॉन को 800 करोड़ का काम मिला है। तो जब ये सारी योजनाएं हैंडओवर होंगी, क्योंकि ये चलाना सब पंचायत को है, तो जब पंचायत को हैंडओवर होगी तो पंचायत में आपको लोग लगेंगे जिनको प्लम्बिंग आती हो, जिनको समझ में आता हो कि पाइप में अगर कोई ख़राबी हो गई है तो उसको कैसे फिक्स करें, पंप्स में अगर कोई ख़राबी हो गई तो उसका इंजन कैसे, उसको हम कैसे बांध सकते हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो ये वाली जो स्किल्स हैं, इसके लिए क्योंकि मैं टेक्निकल एजुकेशन, मध्य प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी जुड़ा रहता हूँ मेरे अपने कंपनी के काम के कारण, तो हम लोग इसमें भी लगे हुए हैं कि कैसे भी करके जो गांव में लोग, जो लड़के गांव में हैं, अगर हम उन्हीं को स्किल सिखा दें, इंजन बांधना सिखा दें, प्लम्बिंग की बहुत सारी चीज़ें, बिजली की बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलर बेसिस में फॉल्ट हो जाता है, तो वहीं पर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, ताकि वहीं लोग रहें, वहीं पर लोग कमाएं, अपने माँ बाप की भी सेवा कर सकें, अपना घर परिवार भी अच्छे से चला सकें, एक उनका अच्छा सोशल स्टेटस हो अपने एरिया में, और ज़्यादा अच्छा, मोर इम्पॉर्टेंटली ये होगा कि कोई काम होगा। क्योंकि आज के डेट में मैं देखता हूँ कि यूथ के पास जब काम नहीं है तो वो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में, ऐसी गतिविधियों में जाते हैं, क्योंकि खाली समय रहता है, तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियों में चले जाते हैं जो कि उनको, वो खुद भी उससे परेशान रहते हैं, उनके परिवार वाले भी उससे परेशान रहते हैं। मुझे मेडिकल में टेक्नोलॉजी का, जिसको हम मेड टेक बोलते हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी रहती है। मैं कई बार पढ़ता रहता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूँ, वीडियो सुनता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत स्कोप है। आज के डेट में जो हमारा गुड़ में, गोविंदगढ़ में और रायपुर कचलियान में जो हॉस्पिटल्स हैं, वो सही में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने बनाया है। बस अब समय है कि हम उसको बहुत अच्छे से ग्रास रूट लेवल पे रख सकें, ताकि जो हमारे प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, जिनको हम PHC और CHCs जो हमारे गुड़ में हैं और जो हमारे गांव में हैं, वो अगर अच्छे से चल सके, तो जो हमारा संजय गांधी है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उनमें लोड कम हो जाएगा, और जो पेशेंट जो PHC और CHC में जिनका इलाज हो सकता है, जो रायपुर कचलियान में इलाज हो सकता है, उसको रीवा ना आना पड़े। तो मेरा ये एक ज़रूर एम रहेगा कि मैं कैसे भी करके जो हमारी ग्रामीण जनता है, उसका जितना ज़्यादा पैसा, चाहे शिक्षा और मेडिकल में हो, वो उनके घर में बच सके, ताकि उनको प्राइवेट स्कूल में खर्चा ना करना पड़े, उनको प्राइवेट मेडिकल में जाके पैसा ना खर्चा करना पड़े, वो अपने घर में उस पैसे को बचाएं। जिला पंचायत में आपने किस तरह कार्य किया, अपने अनुभव और कार्यशैली के बारे में जनता को कुछ बताना चाहेंगे? जिला पंचायत में आज अप्रॉक्सीमेटली 1 साल हो गया है मुझे जिला पंचायत उपाध्यक्ष बने। मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत सारे स्कूलों का दौरा किया है इस बीच।
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आने से जो पहले और आज के बीच में मुझे एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस लगता है वो टेक्नोलॉजी को जो इंट्रोडक्शन है। मैं हर एक मीटिंग में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हो जाए, चाहे डीपीसी हो जाए, मैं बहुत सारी जगह इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हमने शिवपुरवा में एक 70-80 लाख रुपए का एक वहाँ पर एक स्मार्ट क्लास बना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैंने शिवपुरवा में, जी, गुड़ विधानसभा क्षेत्र में है। मैंने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब के क्षेत्र में, जो कि सीहोर में है, मैं एक बार गया था वहाँ के इस चीज़ को देखने के लिए कि वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस कैसे चलती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उस ज़िले में वहाँ पर स्मार्ट क्लासेस से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तब मैं सोच के आया था कि मैं रीवा में भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा। मैं बड़ा लकी हूँ कि हमको उस चीज़ के लिए बजट मिल गया और हम यहाँ पर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अभी सब कुछ ठीक रहा तो हम एक डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से अप्रूव होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिन जिन स्कूलों में मैं गया हूँ, हमने बहुत सारे स्कूलों में लैब बनाई। जो एक बेसिक प्रॉब्लम रहती थी, मुझे ऐसा लगता था कि बहुत सारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं, बच्चे हैं, उनके पास ऑप्शन हो कि वो उसी स्कूल में मैथ्स भी पढ़ें, बायोलॉजी भी पढ़ें, आर्ट्स भी पढ़ें, कॉमर्स भी पढ़ें। कई बार टीचर्स ना होने के कारण ये नहीं हो पाता था। तो मेरा जो मेन एम है टेक्नोलॉजी को, टीवी को, स्मार्ट टीवी को लेके आने का, वो यही है कि अगर मान लीजिए कि करियाझर इटार पहाड़ की पंचायत में कोई अगर अच्छा मैथ्स का टीचर हो और उस मैथ्स की टीचर से पढ़ाई करना चाहते हैं हमारे अगर पटना के बच्चे, तो मेरा ये मानना है कि अगर वहाँ पर करियाझर में भी इटार पहाड़ में मैथ्स का टीचर पढ़ा रहा हो उन बच्चों को, पीछे से एक आदमी बस यूट्यूब में उस चीज़ को अगर लाइव कर देगा, वो जो पढ़ा रहे हैं मैथ्स को, तो वो जो लाइव होगा वो आप पटना, पहाड़िया या मऊगंज में कहीं पर भी, किसी भी स्कूल में, आप किसी भी रीवा की किसी भी पंचायत में या पूरे मध्य प्रदेश इंडिया की किसी भी पंचायत में, या आप छोड़िए वर्ल्ड में कहीं पर भी आप उस चीज़ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कई बार यहाँ के जो मैथ्स के और बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर हैं, उनका डायलेक्ट, उनका जो बोलने का ढंग, उनका बात करने के ढंग से बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज़ से जो अच्छे टीचर हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकेंगे। अगर अच्छे टीचर ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सकेंगे तो इसका मतलब हर स्कूल में हर टाइप की पढ़ाई हो सकेगी, अच्छे टीचर रहेंगे तो बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे। बच्चे अगर मन लगा के पढ़ेंगे तो वो आगे जाके अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे और इस देश की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान रहेगा।